मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा। वेदगेथर में 3 बजे पहुंचेंगे सीएम धामी। धार्मिक कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। प्रशासन ने किए सुरक्षा के इंतजाम। राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले खुदीराम बोस को सीएम धामी ने दी श्रद्धांजलि। ट्वीट कर कहा, मां भारती के अमर सपूत में था दम्य साहस। सीएम धामी ने की नैनीताल के रामनगर में स्थित गर्जिया देवी मंदिर के दर्शन की अपील। कहा, कोसी नदी पर स्थित माता के मंदिर को माना जाता है मां पार्वती का आज। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह की स्वीकृति के बाद शासन ने जारी की एमएसएमई नीति की अधिसूचना। महिला, एससी/एसटी और दिव्यांगों को मिलेगी 5% अतिरिक्त सब्सिडी। बागेश्वर उपचुनाव में 17 अगस्त नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि। 21 अगस्त तक वापस किए जा सकते हैं नाम। उसके बाद 5 सितंबर को मतदान व 8 सितंबर को होगी मतगणना। पांच सितंबर को मतदान, 8 को होगी मतगणना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों से की है अपील। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों से की अपील। सीएम धामी ने अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की। मौसम को लेकर कई जिलों में रेड ऑरेंज अलर्ट जारी। जिला प्रशासन एसडीआरएफ को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों से की अपील। मौसम को लेकर रेड ऑरेंज अलर्ट जारी। पिछले 48 घंटे 72 घंटे से लगातार जिस प्रकार से मानसून की सक्रियता है, जिस प्रकार से मौसम विभाग की चेतावनी है और अगले कुछ दिन भी लगातार मौसम विभाग का अलर्ट है, इसलिए हमने सभी से अनुरोध किया है। और जो हमारे बाहर से आने वाले लोग हैं, हमारे तीर्थ यात्री हैं, पर्यटक हैं, उन सभी से हम ये अनुरोध पहले से भी करते आए हैं, फिर से उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि मौसम की ठीक प्रकार से जब तक जानकारी न हो जाए, ठीक प्रकार का मौसम न हो, तो अपनी यात्रा तभी जारी करें जब मौसम विभाग मौसम के बारे में सही जानकारी दे। इसके अलावा जो हमारे आपदा के क्षेत्र हैं, उन आपदा के क्षेत्रों की लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। वहाँ पर जो यथासंभव सहायता है उस सहायता को कर रहे हैं प्रशासन और हमारे दूसरी संस्थाओं के लोग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और सेना के लोग लगातार हमारे संपर्क में हैं। जहाँ पर जैसी जरूरत हो रही है उनको भेज रहे हैं। हमारा प्रयास है कि इस आपदा के समय में हम, चूँकि आपदा को रोक तो नहीं सकते, लेकिन आपदा के बाद जो नुकसान हो रहा है, जिस प्रकार की सहायता की आवश्यकता है, वो हर संभव सहायता देने का हमारा प्रयास है। और सीधे आपको ले चलते हैं यूपी विधानसभा, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल यह है फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। उन्हें जमीनी हकीकतों की कोई जानकारी नहीं है। और तुलसीदास जी ने बात कही भी, समरथ को नहीं दोष गुसाएं। ऐसे ही लोगों पे बातें अक्सर से सही बैठती हैं, क्योंकि जो लोग जन्म से चांदी के चम्मच में खाने के आदी हैं, वे गरीब की समस्या को क्या समझेंगे। ओह, मैं आ रहा हूं, वहां भी आ रहा हूं मैं। क्या मुख्यमंत्री जी वे एक गरीब की पीड़ा को क्या समझेंगे, एक किसान की पीड़ा को क्या समझेंगे, एक दलित की पीड़ा को भी क्या समझेंगे, और अति पिछड़ों और पिछड़ों के साथ क्या इन्होंने व्यवहार किया था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है।
एक गरीब की पीड़ा को क्या समझेंगे। महोदय, महान किसान नेता और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि देश की प्रगति का मार्ग इस देश के गांव, गलियों, खेत और खलिहानों से होकर के जाता है। चौधरी चरण सिंह जी की बातों को वास्तव में समाजवादी पार्टी ने अपने कालखंड में थोड़ा भी ध्यान में रखा होता तो उत्तर प्रदेश के इतिहास में सर्वाधिक किसानों ने इनके कालखंड में आत्महत्या नहीं की होती। और मुझे चौधरी चरण सिंह जी की बातों के साथ ही महान साहित्यकार राम कुमार वर्मा जी की कुछ पंक्तियां याद आती हैं, जिन्हें ध्यान में रख करके डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है। और वह देश के अन्नदाता किसानों के लिए समर्पित पंक्तियां थी कि हे ग्राम देवता नमस्कार, हे ग्राम देवता नमस्कार, सोने चांदी से नहीं किंतु तुमने मिट्टी से किया प्यार, हे ग्राम देवता नमस्कार। ये उसी किसान के लिए है, क्योंकि सोना चांदी से प्यार करने वाले लोग अन्नदाता किसान के महत्व को नहीं समझेंगे, उसके महत्व को समझ नहीं पाएंगे, उसकी पीड़ा को भी नहीं समझ पाएंगे। और इसीलिए जब बाढ़ और सूखा जैसे मुद्दे पर चर्चा की बात आई तो उस मुद्दे को लगातार विषयांतर करने का प्रयास हुआ। अगर भारत की खेती की बात होती है तो नेता विरोधी दल उसके साथ बाड़ी शब्द भी जुड़ता है, पशुपालन भी उसका पार्ट है। और जिस सांड की आप बात कर रहे हैं ना, ये सांड भी उसी का हिस्सा है। आपके समय में ये बूचड़खानों के हवाले होता था, हमारे समय में यही पशुधन का पार्ट बना हुआ है। और इसीलिए उस सच्चाई को आपको स्वीकार करना चाहिए कि आप अपनी विफलता को छुपाने के लिए, कुछ पेपर की कटिंग थी, लगता है कि होमवर्क करते समय शिवपाल जी ने कुछ पुरानी कटिंग भी बीच बीच में रखवा दी थी, क्योंकि ये तो इतिहास गवाह है कि जब परिवार में सत्ता का संघर्ष आगे बढ़ता है तो कुछ ना कुछ चीजें तो सामने आएंगी। और पुराने जो है अनुभवी नेता हैं, शिवपाल जी तो इतना पापड़ बेले हैं, तो कुछ तो सामने आएगा, कुछ तो परिणाम सामने आने चाहिए। और शिवपाल जी, आपके प्रति हमारी बहुत सहानुभूति है। आपके साथ अन्याय हुआ है, हम जानते हैं। और इसीलिए आपके साथ ये लोग न्याय करेंगे नहीं, फिर भी आपकी कीमत को समझेंगे नहीं। नहीं तो दोनों की तो मित्रता है ही। और महोदय, मैं यहीं से प्रदेश के अन्नदाता किसानों के बारे में मैं आऊंगा, जो नेता विरोधी दल ने जो बातें रखी उन सब पे चर्चा करूंगा। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हम लोग बाढ़ और सूखा की स्थिति, जो माननीय सदस्यों ने यहां पर अपनी चिंता व्यक्त की थी और अपने बहुमूल्य सुझाव भी दिए, उन सब पर एक एक करके अगर हम चर्चा करें, और बाद में मैं इन सभी मुद्दों पर भी जवाब दूंगा जो नेता विरोधी दल ने यहां पर रखे थे। खासतौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन अगर हम देखेंगे
तो अमूमन 15 जून से लेकर के 20 जून के बीच में मानसून उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश कर जाता था और हमारे अन्नदाता किसान उसी के अनुरूप अपनी तैयारी भी करते रहे हैं। लेकिन इस वर्ष प्रारंभिक मानसून की बारिश को अगर हम छोड़ दें तो शेष मानसून की जो स्थिति है वह प्रदेश के अंदर बहुत अनुकूल और बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है। महोदय, खास तौर पर अगर आज के दिन पर भी हम देखेंगे तो आधा उत्तर प्रदेश ऐसा है जहां पे काफी कम बारिश हुई है और सामान्य से भी इसकी स्थिति काफी कम है, कमजोर है। ये स्थिति उत्तर प्रदेश के लिए अगर हम देखेंगे पश्चिम के कुछ जनपदों में एक्सेस वाटर की बात सामने आई है, लेकिन उसकी स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में ये जो स्थितियां हैं यह हम लोग किसी भी स्थिति में इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते और इसीलिए हम लोगों ने पहले ही शासन स्तर पर इस पर बैठक की, अपनी एक रणनीति बनाई। प्रारंभिक समय में जो मानसून उत्तराखंड, हिमाचल और हरियाणा के अंदर एक साइक्लोन के कारण उस क्षेत्र में देखने को मिला था, हिमालयन नदियों में उस क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति पैदा हुई थी। बाढ़ के कारण वहां पे काफी फसलों को नुकसान पहुंचा था। उसके आकलन के आदेश भी दिए गए हैं और उस पर आगे की कार्रवाई शासन स्तर पर आगे बढ़ रही है। इस सब के बावजूद उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की स्थिति जो है वह देश के अंदर अन्य राज्यों की तुलना में बहुत बेहतर स्थिति में है। महोदय, जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश देश का और संभवतः दुनिया का पहला ऐसा भूभाग है जहां पर 86 से 90% भूभाग कृषि योग्य भूमि वह सिंचित है। नहरों से, सरकारी नलकूपों से और निजी नलकूपों से भी उन्हें आच्छादित करने का प्रयास वहां आच्छादित किया गया है और उसी का परिणाम है कि अगर हम देखेंगे तो अब तक कृषि जो हमारे पास जो डाटा है उसके अनुसार अगर हम देखेंगे तो कृषि बुवाई का जो सामान्य प्रतिशत है वह लगभग 88% फसलों को किसानों ने उसकी बुवाई हुई है और धान की नर्सरी भी लगभग 100% नर्सरी अब तक लग चुकी है। हां, उस पर कम बारिश के कारण या अन्य कारणों से थोड़ा नुकसान जरूर हुआ होगा। उस पर सरकार अपने स्तर पर सरकार की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। महोदय, उत्तर प्रदेश की जो एक विशिष्टता है इसी का परिणाम है। सिंचाई की अतिरिक्त सुविधा होने, अतिरिक्त विकल्प होने का परिणाम क्या है? देश के कुल कृषि योग्य जो भूमि है वो 11% भूमि उत्तर प्रदेश के अंदर है। देश की आबादी का 16% आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है, लेकिन देश की कुल खाद्यान्न आपूर्ति यानी खाद्यान्न का जो उत्पादन है उत्तर प्रदेश में 20% होता है। यानी 11% कृषि योग्य भूमि पर उत्तर प्रदेश का अन्नदाता किसान 20% अन्न उत्पादन करता है और 20% अन्न उत्पादन का मतलब
ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश के किसान ने अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने में अपने स्तर पर किसी भी प्रकार की कोताही नहीं की। सरकार लगातार इस दिशा में अपने स्तर पर प्रयास कर रही है कि किसानों को अधिक से अधिक सुविधाएं दे सकें, और इस दिशा में जो सरकार के स्तर पर अब तक प्रयास प्रारंभ हुए हैं, इसमें अगर हम बाढ़ और सूखा से संबंधित बात करें, प्रदेश ने गत वर्ष की तुलना में अगर आप देखेंगे, इस वर्ष ही अब तक प्रदेश ने उन किसानों को मुआवजा देने का कार्य प्रारंभ किया है जो पहले चरण में आपदा की चपेट में आए हैं, और उन्हें अभी तक किसान ने मुआवजा देने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। और इस सरकार लगातार इस दिशा में 2017 से ही कार्य कर रही है। अगर हम देखेंगे 2017 में 61,320 किसानों को लगभग 60 करोड़ रुपए का मुआवजा, यानी सूखा या बाढ़ के कारण जिन किसानों को नुकसान हुआ था वो मुआवजा सरकार ने उपलब्ध करवाया था। इसी प्रकार से 2018-19 में भी प्रदेश के 3,84,113 किसानों को 212 करोड़ रुपए से अधिक का मुआवजा उपलब्ध कराया गया। इसमें ज्यादातर जो मुआवजा था वह सूखा से संबंधित था। सूखे से पीड़ित जो किसान थे उन लोगों को यह मुआवजा उपलब्ध करवाया गया। प्रदेश सरकार ने 19-20 में भी 64 करोड़ 32 लाख का मुआवजा अन्नदाता किसानों को उपलब्ध करवाया गया। ये बाढ़ के कारण जो पीड़ित किसान थे उन लोगों को। 20-21 में भी प्रदेश सरकार ने 120 करोड़ का मुआवजा किसानों को उपलब्ध करवाया था। यह 3 लाख। और यहाँ विधानसभा से सी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा को संबोधित कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि वो किसानों की समस्याओं को नहीं समझते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वो सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाने वाले लोग हैं, वो किसानों की समस्याओं को नहीं समझ सकते। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का साथ। देखिए बाद में फिर से आप सभी का स्वागत है और सीधे आपको ले चलते हैं विधानसभा, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। और प्रारंभ हुआ, नोडल अधिकारी और प्रभारी मंत्रियों ने जनपदों के दौरे प्रारंभ किए और परिणाम धीरे धीरे ये प्रक्रिया आगे बढ़ती गई। और आज प्रदेश सरकार ने इस दिशा में जो प्रयास प्रारंभ किए, उस दिशा में जो कार्य प्रदेश सरकार ने किए, बाढ़ पीड़ितों की राहत के भी जो कार्य किए गए, जिन क्षेत्रों में बाढ़ आई, पहली बार हुआ है 2017 से। मुझे याद है 2017 में जब मैं लखीमपुर खीरी के गांव में और सीतापुर में भी एक गांव में बाढ़ पीड़ितों से मिलने के लिए गया था, तो बाढ़ पीड़ितों को राहत के लिए उस समय तक सूखे ब्रेड उपलब्ध कराए जाते थे। कोई मुआवजा नहीं दिया जाता था। आपदा राहत कोष के पैसे का बंदरबांट ज्यादा हो जाता था। मैंने उसी दिन पूछा, मैंने कहा भी ये क्या राहत में केवल ब्रेड उपलब्ध कराया जा रहा, सूखा ब्रेड? तो लोगों ने कहा, तो मैं स्वयं उस दिन सायकाल 2017 में ही वापस आया, आकर के मैंने स्वयं बैठक ली और हम लोगों ने उस समय तय की एक राहत किट तैयार करने के लिए, जिसमें हर बाढ़ पीड़ित को 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, दाल, तेल, नमक, मिर्च मसाले, दियसलाई, बरसाती, मोमबत्ती, ये सभी केरोसिन, ये सभी कुछ उपलब्ध करवाने की व्यवस्था भी की और महिलाओं के लिए डिग्निटी किट की व्यवस्था भी प्रारंभ की। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अभी तक इस वर्ष बाढ़ पीड़ितों में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बाढ़ आई थी, वहां पर 26,964
ड्राई राशन किट वहां पर उपलब्ध करवाई गई, उन बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में उपलब्ध करवाई गई। 2550 डिग्निटी किट उपलब्ध करवाई गई। 909 बाढ़ शरणालय बनाए गए और पशुओं के चारे की व्यवस्था भी उन क्षेत्रों में पीड़ित परिवारों के लिए उपलब्ध करवाई गई। प्रभावित क्षेत्रों में मेडिकल कैंप लगाने के साथ साथ पशुओं के टीकाकरण की व्यवस्था भी की गई। बाढ़ बचाव के लिए अतिरिक्त नौकाओं की व्यवस्था भी वहां पर की गई। उन सभी क्षेत्रों में अगर हम देखेंगे तो जो स्थिति थी वह प्रशासन की कार्रवाई से और जनप्रतिनिधियों की सक्रियता से बहुत जनता में आपदा के बावजूद भी एक संतुष्टि का भाव देखने को मिला था। मैं स्वयं उन क्षेत्रों का दौरा करने के लिए गया था, हमारे मंत्रीगण गए थे, मंत्रियों ने वहां कैंप किया और पब्लिक में एक संतुष्टि का भाव वहां देखने को मिला। सामान्यतः प्रदेश के अंदर जब हम बरसात के एवरेज को देखते हैं, ये 430 mm का एक माना जाता है कि वर्ष भर में 430 mm बरसात उत्तर प्रदेश के अंदर होनी है। लेकिन महोदय, आपने लगातार पिछले कुछ समय से देखा होगा कि जब मौसम चक्र में किसी प्रकार की कोई विसंगति आती है, चाहे वह ग्लोबल वार्मिंग के कारण आता हो या किसी भी अन्य कारणों से, उसका दुष्प्रभाव सबसे अधिक किसी पे पड़ता है तो अन्नदाता किसान है। और अन्नदाता किसान उससे किस रूप में प्रभावित होता है कि 401 से लेकर 430 mm की जो एवरेज बारिश की वार्षिक जो एवरेज है, उसमें से जून माह से अब तक ही हम लोगों ने देखा कि 353 mm की बारिश तो हुई, लेकिन वह एक साथ एक जगह पे मूसलाधार रात्रि भर, जैसे आप देख रहे होंगे। मैं धन्यवाद दूंगा नेता प्रतिपक्ष विरोधी दल को कि उन्हें गोरखपुर की चिंता हुई। गोरखपुर में कल से लगातार बारिश थी, रात्रि भर बारिश पड़ी। 133 mm की बारिश केवल एक रात्रि में गोरखपुर में पड़ी है, गोरखपुर सिटी के अंदर पड़ी है। और गोरखपुर सिटी के लोग मौज में हैं, मस्ती में हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जल जमाव अब नहीं लगने वाला है, अब नहीं होने वाला है। नेता विरोधी दल इन गरीबों की बात कर रहे थे। इंसेफ्लाइटिस से पूर्वी उत्तर प्रदेश में 40 वर्ष में 50,000 बच्चों की मौत हुई थी। 4 बार समाजवादी पार्टी को भी प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ था। और यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जिन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। बढ़ेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। खबर विकासनगर से, जहां पर चक्राता वन प्रभाग की कनासर रेंज में बड़े पैमाने पर देवदार पेड़ों का अबाध कटान मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, जिसको लेकर सामाजिक कार्यकर्ता राकेश तोमर ने वन कर्मियों पर संगीन आरोप लगाए हैं और तमाम क्षेत्र की गहनता से जांच से दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि निजी नाम पर माफी की लकड़ी के नाम पर चक्राता वन प्रभाग की कनासर रेंज में बड़े पैमाने पर देवदार के पेड़ों की अवैध कटान का मामला सामने आया, जिसमें वन विभाग अलग अलग जगह से अब तक अवैध रूप से काट कर रखे गए लाखों रुपए के 12 से अधिक स्लीपर बरामद कर चुका है। तो वहीं इस मामले में वन विभाग के कुछ कर्मियों पर गाज भी गिर चुकी है, जिसको लेकर सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरण प्रेमी ने पत्रकार वार्ता के दौरान इस अवैध कटान मामले पर वन कर्मियों पर संगीन आरोप लगाए हैं। तो इतने पेड़ निकल कर आएंगे जिसकी कोई हद नहीं है। खबर विकासनगर से, जहां सहसपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रामपुर में 14 जुलाई को हुए कांवड़ियों पर पथराव और मारपीट मामले में थाना पुलिस ने 10,000 रुपए के इनामी सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी देते हुए एसपी ने बताया कि रामपुर में हुए कांवड़ियों पर पथराव और मारपीट मामले में सहसपुर थाना पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।
जबकि इस मामले में अब तक 3 अन्य लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है कि उप घटना में 31 लोगों को अब तक चिन्हित किया जा चुका है, जिसमें अब तक 9 गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि 9 लोगों ने एंटीसिपेटरी बेल ले ली है। उत्तराखंड में अगले 4 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने टिहरी, गढ़वाल, देहरादून और पौड़ी जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया। इसके अलावा चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर के लिए ऑरेंज है और हरिद्वार, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने प्रदेश भर में 14 अगस्त तक के लिए भारी बारिश का अलर्ट घोषित किया। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि इस समय पूरे उत्तराखंड में तेज बारिश हो रही है। अगले कुछ दिन तक बारिश में तेजी का रुख बने रहने के आसार है। साथ ही पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और मैदानी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। हमारे लोअर गढ़वाल रीजन या लोअर कुमाऊं रीजन के डिस्ट्रिक्ट है उसमें मिलेंगी, और जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट उसमें भी लाइट मॉडरेट कुछ जगहों तक में आप कह सकते हो मिलेगी 10 और 11 में। 12 से आगे फिर थोड़ी बढ़ेंगी। 12, 13, 14 की बात करें तो उसमें फिर से जो है जो रेनफॉल एक्टिविटी आपको बढ़ती हुई दिखेगी। उस समय फिर से जो एक्टिविटी आप कह सकते हैं कुछ ऑरेंज अलर्ट उस समय भी हमको देना पड़ेगा। तो हालांकि अभी थोड़ा समय उसके लिए है, तो आप यही कह सकते हैं कि इस वीक जो है, अगर मैं पूरे वीक की बात करूं 14 तक के लिए करीब करीब जो है, तो एक्टिविटी 2 से 3 दिन अभी भी ठीक है, और फिर 12 से लेकर 14 तक में भी एक्टिविटी ठीक ठाक मिलने वाली एक्टिव मानसून वो रहेगा। हाँ, बीच में 10-11 में थोड़ी एक्टिविटी अभी कम दिख रही है, पर तब भी आप ये समझे कि जो है सामान्य के आसपास 10-11 में भी करीब करीब रहेगी। उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ एरिया। नमस्कार।